के सामने जो समस्याएं फन फैलाए खड़ी हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है वो है बेरोजगारी। अगर हम आज अपने शिक्षण संस्थाओं की बात करते हैं तो बहुत अच्छे ग्रेड में हमारे छात्र छात्राएं, हमारे युवा पास हो रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं और जिनके ग्रेडिंग बहुत अच्छे हैं, मार्क्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर हम बात करें एम्प्लॉयर से कि क्या ये युवा एम्प्लॉयबल हैं, तो उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। अगर सच कहूं तो आज युवा वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा नाकाबिल है, नाकामयाब है और असफल है। हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली में वो कौन सी ऐसी कड़ी है जो हमसे छूट गई है कि जिसके चलते आज हमारा युवा अपने सपनों का नहीं, अपनी मजबूरियों का जीवन जीने को मजबूर है। आइए जानते हैं भारतीय शिक्षा और रोजगार के बीच की कड़ी हमारे खास प्रोग्राम बात समाधान की डॉक्टर विनोद शर्मा के साथ। तो डॉक्टर विनोद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच कौशल जी, और आपकी सारी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। देश की तरक्की में जो चीजें सोचने लायक है, जो चीजें सुधार करने लायक है, उस पर आप अपने आप एक मुहिम की तरह अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरह की बातों को, इस तरह के विमर्श को सामने ला करके एक अच्छे समाधान को आप शायद एक रूप दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर विनोद शर्मा, हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपसे ये है कि भारतीय शिक्षा और रोजगार के बीच में क्या संबंध है, क्या संबंध होना चाहिए और कौन सी कड़ी हमसे छूट रही है जिससे जो हमारा युवा है आज अपने सपनों का जीवन नहीं जी पा रहा है। आपने जो सवाल पूछा मुझसे कि भारतीय शिक्षा और रोजगार का क्या संबंध है, भारत में लगभग 90% युवा अपनी डिजायर्ड सक्सेस पे नहीं है, यानी कि जो उसने सपना देखा था उस पर नहीं है, और लगभग 95% लोग जो है विलंबित सफलता पर है, यानी कि वो आजीविका के लिए कुछ कर पा रहा है लेकिन जिसे सफलता कहते हैं, जिससे संतुष्टि मिलनी चाहिए, जो एक बड़ा मुकाम उसे हासिल कर रहा था, वो बहुत विलंब से, बहुत डिलेड हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका एग्जाम्पल अपन लेते हैं डेनमार्क की शिक्षा नीति से। डेनमार्क में 0% अनएम्प्लॉयमेंट है, 100% एम्प्लॉयमेंट है। डेनमार्क में अच्छी बात यह है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, और डेनमार्क देश तो पूरा का पूरा इनकम टैक्स और टैक्स पे चलता है, तो वहां तो हर आदमी जब काम करेगा तभी देश को टैक्स दे पाएगा, तो वहां 100% एम्प्लॉयमेंट की पॉसिबिलिटीज पर काम किया जाता है, और इसका श्रेय वो देते हैं आपकी शिक्षा नीति, राइट, आपकी शिक्षा व्यवस्था को। वहां की शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी है कि इंसान जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे तो देश के काम आने लायक बन जाए। बिल्कुल। देश के लोग जो काम आते हैं वो कहलाते हैं एसेट्स टू द नेशन, और जो देश के काम नहीं आते हैं और जिनके लिए देश को काम करना पड़ जाता है वो कहलाते हैं लायबिलिटीज टू द नेशन। हमारे भारत में रेशियो बहुत बड़ा है। एक बच्चा पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बहुत लंबे संघर्ष में चला जाता है। ऐसा नहीं कि सफलता कभी मिलती नहीं है, सफलता कभी न कभी मिलती है, पर सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, सफलता का समय पर होना महत्वपूर्ण है। 25 साल तक इंसान पढ़ाई करता है, 26वें साल में सफल होना चाहिए। मैं सफलता के साल, जो सफलता का समय मानता हूं, इंसानी जिंदगी का 26वां साल, तो 26वें साल में सफल हो जाना चाहिए। अब सवाल है भारत में इतनी बेरोजगारी क्यों है, ऐसा क्यों है? मैं इस एग्जाम्पल को समझाता हूँ। एक इंसान ने पूरी जिंदगी किसी खास काम को करने की तैयारी की, वो काम कंप्लीट किया, और वो काम, उस काम तक पहुंचने के बाद उसे पता चला कि अब वो सपना तो उसका पूरा हो ही नहीं रहा है, उसे तो कुछ और सपना देखना पड़ेगा, या फिर उसके लिए और लंबा समय लगेगा। यानी संघर्ष का एक बड़ा लंबा समय इंसानी जिंदगी को झेलना पड़ता है। कम से कम भारत के अंदर युवाओं को, युवा जो भारत की सबसे बड़ी एसेट है, उनमें से अधिकतर लोग ही सबसे बड़ी लायबिलिटी की तरह दिखाई देते हैं। एसेट वो होती है जो भारत देश की, किसी भी देश की तरक्की में सहायक होते हैं, और लायबिलिटी वो होती है जो किसी भी देश की तरक्की में बाधक होते हैं, रोकते हैं। अब इसको ऐसा समझेंगे कि मान लीजिए मैं एक इंसान हूं, मैं अच्छा कमाता हूं, अपना सपना पूरा कर चुका हूं, इस देश की तरक्की में काम कर रहा हूं, तो मैं एसेट हुआ। और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली है, लेकिन मैं घर पर बैठा हुआ हूं, मेरे लिए कोई और कमा रहा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। अब मेरे जीवन जीने के लिए जो मेरी मुख्य आवश्यकता है उसे कोई ना कोई तो पूरा करेगा। तो वो जब ऐसा होता है कि जब मैं किसी पर डिपेंडेंट हो जाता हूं तो अल्टीमेटली मैं लायबिलिटी हूं। तो ये रेशियो बहुत बड़ा है भारत के अंदर। लगभग 80% जो युवा है वो एक तरह की लायबिलिटी ही बनता है पढ़ाई पूरी करने के बाद। कारण क्या है?
रोजगार एक कौशल का नाम है, रोजगार एक स्किल का नाम है। एक फ्रेज आप याद रखिए, नॉलेज इज एप्रिशिएटेड बट ओनली स्किल्स आर रिवॉर्डेड। नॉलेज को अप्रिशिएट किया जाता है। नॉलेज तो हर इंसान के पास इस वक्त हाथ में है, मोबाइल के रूप में। आप नॉलेज का मतलब क्या है? पाइल ऑफ इंफॉर्मेशन, कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। दुनिया की सारी जानकारी एक जगह आ जाए, उसे नॉलेज कहते हैं, चाहे वो किसी चीज में हो, चाहे वो दिमाग में हो। तो आज आपके पास में गूगल आपके हाथ में ही है, आपको क्या जानकारी चाहिए 1 मिनट बाद आपके हाथ में मिलेगी आपको, राइट? तो नॉलेज तो बहुत है और कई लोगों के पास नॉलेज, दिमाग भी बहुत है। इंडिया में अधिकतर इंटेलिजेंट लोग जो अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं, वो कई जगह बैठकर बातें करते रहते हैं, सब तरह के समाधान बता देते हैं, लेकिन खुद की जिंदगी में स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि नॉलेज बहुत है बट स्किल्स कहाँ है। नॉलेज इज अप्रिशिएटेड, अच्छी बात है कि आपको बहुत जानकारियां हैं, बट स्किल्स आर ओनली रिवार्डेड। लेकिन आपकी कोई ऐसी विधा, आपका कोई ऐसा हुनर, आपका कोई ऐसा कौशल, आपकी कोई योग्यता, आपकी कोई स्किल जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के, किसी बिजनेस के, किसी भी कस्टमर के, किसी इंसान के कुछ काम आती है, तो बदले में आपको आपकी जरूरत पूरी करने लायक या तो पैसा या जो भी आपको चाहिए वो मिलता है। इट इज अ बार्टर, इट इज एन एक्सचेंज। तो ये तब होगा जब आपके पास हुनर होगा। हुनर है तो कदर है। अब हुनर जो है, क्या भारतीय शिक्षा एक इंसान को हुनरमंद बना पा रही है? क्या उसका नॉलेज स्किल में बदल पा रहा है? वो नहीं हो रहा है। आइए समझते हैं कैसे। एजुकेशन का मैक्सिमम हिस्सा इंसान तो बड़ा होने के बाद भूल ही जाता है, और भारत में एजुकेशन का अभी तक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले तक तो ये हालत है कि एग्जाम में मार्क्स लाना ही शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है, जबकि वास्तविक रूप में शिक्षा का उद्देश्य होता है काबिल बनाना, बुद्धिमान बनाना, एक इंसान को इस योग्य बनाना कि वो सबसे पहले खुद के लिए, फिर अपने परिवार के लिए, फिर अपने समाज के लिए, और फिर कुल मिलाकर अपने देश के लिए काम आ सके। वो उन सब के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सके, अपनी सुंदर जिंदगी के साथ साथ देश को, तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग में आए उसका मस्तिष्क। तो ये जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का मतलब, एजुकेशन का मतलब मेकिंग पीपल एजुकेटेड इनफ टू बिकम एसेट टू द नेशन। देश की तरक्की में, देश की उन्नति में, देश के लिए उनकी आस्तियां, उसकी देश की एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनके वो मस्तिष्क सामने आता है, तो ऐसा होता है। पर ऐसे बहुत ही कम लोग हैं। अब मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ। भारत में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसका 97.03% लोग संघर्ष, स्ट्रगल में चले जाते हैं, जिनमें से मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हमें अभी क्या करना है, और वो किसी नए तरह के कौशल को या नई स्किल को, जो कि पुरानी एजुकेशन से उसका कोई लेना देना नहीं या पुरानी एजुकेशन में कोई रिफ्लेक्शन नहीं, उसको ढूंढने निकल जाता है। कोई एमबीए करने लग जाता है, तो कोई किसी दूसरे काम को करने लग जाता है, कोई किसी बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है। मैं तो कहता हूँ ये सब एजुकेशन के अंदर ही क्यों नहीं होता? अब जाकर वो अगर वापस नई शुरुआत कर रहा है तो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। इस टॉपिक को बोलते हैं डिलेड सक्सेस। डिलेड सक्सेस का मतलब है आपने जो पढ़ाई कंप्लीट करी, पढ़ाई क्यों करी? फिर पढ़ाई सफल बनने के लिए तो करी। पढ़ाई का मतलब ही तो यही है कि आपको इतना बुद्धिमान बना दिया गया है कि आप पढ़ाई पूरी करते एक सफल व्यक्तित्व है, राइट? लेकिन वो नहीं हुआ। तो डिलेड का मतलब होता है इंडिया में लगभग 12 साल सक्सेस डिलेड है। यानी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एवरेज में 12 साल बाद इंसान पूरी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करने लायक बन पा रहा है। ये चीज आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और डेनमार्क में ये नहीं है। डेनमार्क में हर 27 साल का आदमी टैक्स पे कर रहा है। यूरोपियन कंट्रीज में, कई सारे कंट्रीज में जो कंट्री टैक्स को इंपॉर्टेंट मानते हैं, वहां पर एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि टैक्स तो तभी दे पाएगा जब इंसान एम्प्लॉयबल होगा। तो प्रॉब्लम इज नॉट एजुकेशन, प्रॉब्लम इज एम्प्लॉयबिलिटी, बिकॉज द एजुकेशन स्ट्रक्चर इज नॉट कन्वर्टिंग द नॉलेज इनटू स्किल। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले होती है सूचना, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है इस पूरी दुनिया की कोई ना कोई जानकारी। वो सूचना किसी खास सिलेबस के माध्यम से जब दिमाग में एंटर करती है तो इस प्रोसेस को एजुकेशन कहते हैं। अब वो सूचना बन गई नॉलेज, ज्ञान। वो ज्ञान जब दिमाग में चला गया तो वो बन गई स्मृति, मेमोरी, और वो मेमोरी जब एक्शन में आएगी तो बनेगी कौशल, यानी कि स्किल। तो नॉलेज इनटू एक्शन इज पावर, नॉलेज नॉट इन एक्शन इज अ बर्डन। ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, कितनी सुंदर बात है। ज्ञान के लिए ही तो
ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही तो एजुकेशन सिस्टम होता है। क्यों भेजा जाता है स्कूल? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उससे आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। हो सकता है पहले भी एग्जांपल हमने डिस्कस किया हो। आपके घर में कोई चीज खराब हो जाए, टीवी फ्रिज कुछ खराब हो जाए, तो आप उसे खुद ठीक करते हैं या किसी मैकेनिक को बुलाते हैं? कॉमन सेंस की बात है, हम मैकेनिक को बुलाते हैं, राइट? मैकेनिक तो आपसे कम पढ़ा लिखा है एजुकेशन के मामले में, तो फिर आप खुद क्यों नहीं ठीक कर लेते? मैकेनिक की एजुकेशन कम है तभी तो मैकेनिक बना है, या उसकी पढ़ाई लिखाई कम है, आप ज्यादा इंटेलिजेंट है, फिर आप खुद क्यों नहीं ठीक करते हैं फ्रिज, टीवी, कार, एसी वगैरह? मैकेनिक क्यों बुलाते हैं? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि उस विषय में उस मैकेनिक की नॉलेज हमसे ज्यादा है। अगर ये सेंटेंस आप समझ गए हो ना कौशल जी, तो आप इस दुनिया की एजुकेशन का सार समझ गए। जो मैं बताने वाला हूं, जो बहुत जबरदस्त बात है वो ये है कि उस विषय में उस इंसान की नॉलेज ज्यादा है, इसलिए वो इंसान उस विषय से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसका मतलब है जितनी ज्यादा लाइफ में नॉलेज है उतनी कम समस्याएं हैं, और समस्याएं हैं तो उनका समाधान फटाफट कर सकता है वो मस्तिष्क जो नॉलेजेबल है। यानी शिक्षा का उद्देश्य इतना ज्ञानवान बनाना है, इतना नॉलेजेबल बनाना है कि लाइफ इज नॉट एब्सेंस ऑफ प्रॉब्लम्स। लाइफ जो है वो इट इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, नॉट इज द लाइफ इज नॉट वेयर नो प्रॉब्लम इज एट ऑल। ऐसा नहीं है, लाइफ तो भरी हुई है समस्याओं से ही। दुनिया लाइफ एक वीडियो गेम की तरह है, जितना आगे बढ़ोगे उतनी तरह की समस्याएं बड़ी बड़ी आती जाएगी, लेकिन उन समस्याओं का समाधान करने के लिए कितना ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही समस्या का समाधान करता है। तो इसका मतलब द मोर यू आर नॉलेजेबल, द लेस you will have problems in life and the more you will be solving the problems in life. It is the basic motto of education. Clear हुआ? तो ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्रम, ऐसा नेत्र, तीसरा नेत्र जिसे वो दिखाई देता है जो आपकी इन दोनों आंखों को नहीं दिखाई देता है, यानी कि आगे की जानकारी, ये ज्ञान का काम है। ये एग्जाम्पल ने ये बताया कि वो मैकेनिक जब घर में आएगा तो आपसे ज्यादा जल्दी तरीके से उस चीज को वो ठीक कर देगा। इस एग्जाम्पल में आपको ज्ञान की इंपॉर्टेंस पता चल गई, लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती है। समस्या यही है कि दुनिया ने इस उदाहरण को यहीं तक सुना और खत्म कर दिया। एजुकेशन सिस्टम के साथ भी यही हुआ। इस उदाहरण को आगे सुनिए। मान लीजिए वो व्यक्ति आपके जब घर आता है और नॉलेज उसके दिमाग में पूरी तरह से है, लेकिन उसके हाथ में क्या होता है? उसके हाथ में एक टूल बॉक्स होता है। सोचिए, कोई मैकेनिक आपके घर आए, नॉलेज तो दिमाग में हो और टूल बॉक्स लेके नहीं आए, तो क्या वो नॉलेज होते हुए भी उन समस्याओं का समाधान कर सकता है? क्या वो चीजों को ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी नॉलेज को एक्शन में बदलने के लिए एक टूल बॉक्स की जरूरत होती है। नॉलेज को कौशल में बदलने के लिए किसी प्रैक्टिकल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वो प्रैक्टिकल चीज ही उस नॉलेज को लाइफ में हैबिट बनाती है, लाइफ में कौशल बनाती है, एक रिफ्लेक्स एक्शन पैदा करती है। बस इतनी सी बात एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं रह गई है। नॉलेज देने पे पूरी ताकत लगाई जा रही है, नॉलेज के कौशल में रूपांतरण को लेकर के शायद अभी तक किसी खास तरह की व्यवस्था इस सिस्टम ने नहीं की है। यही कारण है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो ज्ञान बहुत ज्यादा है। एक आंकड़ा बताता, सिंगापुर दिल्ली की रिपोर्ट है कि भारत में पिछले 10 सालों में जो बच्चे आए हैं वो पिछली 50 सालों की पीढ़ी से ज्यादा इंटेलिजेंट है। यानी कि नॉलेज के मामले में और बुद्धिमत्ता के मामले में, दिमाग के एक्शन के मामले में, रिएक्शन के मामले में, किसी बात को समझने के मामले में आज की पीढ़ी पहले की पीढ़ी से ज्यादा तेज है। ये तो आप किसी से भी पूछ ले, कोई भी बता देगा। जो चीजें हमें 10वीं क्लास में जाकर समझ में आती थी वो आज 4वीं 5वीं क्लास के बच्चे को समझ में आ जाती है। हमें कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में जहां जानकारी लेट मिलती थी, आज छोटा सा बच्चा सारी टेक्निकल चीजों को फटाफट सॉल्व कर देता है। एक छोटा छोटा बच्चा, 3 साल के बच्चे के हाथ में आप देखिए मोबाइल मिलेगा आपको, वो मोबाइल ऑपरेट भी कर रहा होगा, राइट? तो मेरे कहने का मतलब है नॉलेज के मामले में और इंटेलिजेंस के मामले में बच्चा तेज है, बट उसको एक्शन में लाने के लिए कौन से कौशल का निर्माण हमारी नॉलेज को करना है, ये उद्देश्य ही नहीं बनाया गया है। इसे कहते हैं उद्देश्य विहीन शिक्षा व्यवस्था, पर्पजलेस एजुकेशन है। पढ़ाया जा रहा है पर पर्पस क्या है उसका वो नहीं बताया जा रहा, विजन क्या है एजुकेशन का वो नहीं बताया जा रहा। एक बच्चा बड़ा होगा, मैं आपको ऐसा सूत्र बता रहा हूं। देखिए, लोग बाग क्या करते हैं आजकल, तो बड़ा मुझे कई बार जब मैं चीजें देखता हूँ बहुत हंसी आती है। लोग बाग बच्चे का भविष्य जानने के लिए एजुकेशन को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। वो या तो किसी करियर काउंसलर के पास जाते हैं या फिर वो किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, राइट?
करियर काउंसलर ये बताता है कि आपके बच्चे का दिमाग इतना तेज है, उसे साइंस लेनी चाहिए, मैथ्स लेनी चाहिए, हमारे यहाँ पढ़िए, हमारे यहाँ पे मैथ साइंस पढ़ा के इंजीनियर बनाएंगे, या फिर DMIT टेस्ट कराते हैं कि आपके बच्चे का ये वाला क्वेश्चन तेज है तो आप इसको इधर इस क्षेत्र में डालिए। अधिकतर लोग अपनी रुचि की चीजों में खुद ही मेहनत करते हैं, शिक्षा व्यवस्था अपनी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं करती। महेंद्र धोनी को क्रिकेटर बनना है तो उसे खुद ही बनना है, खुद ही ढूंढना है। किसी बच्चे को सिंगर बनना है तो उसे खुद ही ढूंढना है, खुद ही करना है। अंबानी को बिजनेसमैन बनना तो उसे खुद ही करना है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की तो अधिकतर जितनी भी सीमाएं हैं वो सिर्फ एक मार्कशीट के रिजल्ट में सिमट कर रह जाती है। उनकी नजर में मार्कशीट में अच्छे मार्क्स लाना ही जीवन का उद्देश्य हो जाता है, अभी तक तो, है कि नहीं। अब देखो कमाल की बात मैं बताता हूं आपको, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि या तो करियर काउंसलर के पास जाते हैं या फिर ज्योतिषी के पास जाते हैं, ठीक है। अब इसमें इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य को लेकर पेरेंट चिंतित तो है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि क्या वो स्कूल और कॉलेज से पूछा जा सकता है क्या, तो उसे दूसरों के पास जाना पड़ता है। मैं आपको बताता हूं, ना किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत है, ना किसी करियर काउंसलर के पास। अभी बता देता हूं हिंदुस्तान के सारे बच्चे क्या काम करेंगे। मैं इसी वक्त आने वाली 100 पीढ़ियों का भविष्य आपको बताने जा रहा हूं। 5 में से एक न एक काम करेगा, 5 ही काम होते हैं, उनमें से एक न एक करेगा। हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर मस्तिष्क, हर बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, या तो वो गवर्नमेंट जॉब करेगा, या वो प्राइवेट जॉब करेगा, या वो बिजनेस करेगा, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होगा, या वो एक स्ट्रगलर बेरोजगार होगा। 97% लोग स्ट्रगलर बेरोजगार बनते हैं, 3% लोग इनमें से कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। उसी साल पढ़ाई पूरी करते हैं। पढ़ाई का एक चरण है 5 साल से 25 साल, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन आता है। यानी 20 साल की मेहनत करके एक सपना पूरा करने पर एक इंसान ने अपने जीवन का मैक्सिमम समय लगाया है। आपको पता है माइकल फेल्प्स ने 8 साल की मेहनत करके वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते स्विमिंग के अंदर, और उसने 8 साल रोज 12-12 घंटे, 13-13 घंटे प्रैक्टिस की। इसकी तुलना मैं भारतीय बच्चे से करूंगा जो कि अच्छे मार्क्स लाने की प्रैक्टिस कर रहा है। भारत का बच्चा 8 घंटे स्कूल में, 2 घंटे कोचिंग सेंटर पर, 1 घंटे स्कूल की पढ़ाई, 1 घंटे कोचिंग सेंटर की पढ़ाई, 1 घंटे स्कूल का होमवर्क, 1 घंटे कोचिंग सेंटर का होमवर्क और सेल्फ स्टडी, ये मिलाकर लगभग 15 घंटे रोज वो बच्चा पढ़ाई करता है, जिससे 90% से ज्यादा मार्क्स लाने हैं। उनकी बात कर रहा हूं मैं। अधिकतर बच्चों के आ रहे 90% से ज्यादा मार्क्स, क्योंकि उनका दिमाग देखो, बच्चे कितने बुद्धिमान है, कितना तेज है बच्चा, और कितने अच्छे पेरेंट का सोच देखिए। जो वो चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, वो 90% मार्क्स चाहते हैं वो मिल रहा है। सफलता किसे कहते हैं पता नहीं है, इसलिए इनको ये नहीं पता सफलता में क्या चाहना है, उन्हें ये पता मार्क्स चाहने, तो वो मिल रहा है उनको। 15 घंटे की मेहनत कर रहा है बच्चा, 8 घंटे सो रहा है, 15 + 8 हो गया 23 घंटा। दिन में घंटे होते हैं 24, बचा 1 घंटा, उसमें नहाना धोना, खेलना कूदना, घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना, अपने परिवार के बारे में जानना, समाज के बारे में जानना, संस्कृति के बारे में जानना, जीवन के बारे में जानना। उस बच्चे के अंदर कोई पर्सनलाइज क्वेश्चन है, कोई उसके अंदर कोई स्किल भगवान ने दी है, जैसे कि उसका टैलेंट है, वो अच्छा सिंगर बन सकता है, स्पोर्ट्समैन बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, तो उस स्पेशल विधा को टाइम देने के लिए भी वो 1 घंटा। यानी कि पढ़ाई के अलावा सफल बनाने वाली कोई और योग्यताएं या और कोई स्किल्स लाइफ में होती है जरूरी, तो उसके लिए वो समय 1 घंटा ही है। ये कॉम्प्रोमाइजेशन की वजह से ही ये लोग जब बड़े होते हैं तो इनके पास में ना तो नॉलेज रहती है, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम बातें भूल जाते हैं, और स्किल्स कोई सीखी भी नहीं होती, और अपनी विधा पर समय नहीं दिया होता है। तो कुल मिलाकर इतना टैलेंटेड आदमी भी स्ट्रगल बन जाता है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि आपने सिस्टम को ऐसा पंगु बना रखा है कि उसमें से कोई भी निकलेगा तो उसको पता ही नहीं होता करना उसको, क्योंकि कौशल उसके पास, डेवलपमेंट उसके पास, स्किल्स होंगी ही नहीं उसके पास। मेरा राय ये है, ये 5 काम है, 5 में से 97% लोग 5वां काम करते हैं, स्ट्रगलर बेरोजगार, लेकिन कोई नहीं बनना चाहता। पढ़ाई 25 साल, 20 साल बहुत लंबा पीरियड है, 20 साल 15 घंटे रोज। आप सोचिए कौशल जी, पढ़ाई को छोड़ के जीवन में कोई और काम कर लेना 20 साल 15 घंटे रोज, तो उसमें दुनिया में नंबर 1 हो जाए इंसान उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, राइट। आप कोई सा भी काम पकड़ के देख लीजिए। लेकिन यहां पर गड़बड़ क्या हुई, पढ़ाई के 2 हिस्से होते हैं, नॉलेज और स्किल। नॉलेज तो है, स्किल में कन्वर्ट करने की व्यवस्था नहीं होने से वो पूरी नॉलेज बेकार होती जा रही है। ये एक तरह से ऐसे है कि गाड़ी तो है पर उसके टायर पंचर है, तो वो गाड़ी में तो बैठ गए पर वो जा कहीं नहीं रही है। ये बिल्कुल ऐसे है, उस गाड़ी को लग्जरी बनाने पे पूरा काम होता जा रहा है कि एक खटारा सी गाड़ी, ये तो सरकारी स्कूल हो गया, ये वाला स्कूल प्राइवेट स्कूल है क्योंकि इसके अंदर एसी लगा हुआ है, ये गाड़ी और भी शानदार है, मर्सिडीज है, मेयो कॉलेज हो गया, ये बड़े बड़े कॉलेज के नाम ले सकता हूं मैं, जेवियर कॉलेज कुछ हो गया, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे फीचर्स हैं। ये कमाल है इंडिया में। इंडिया के अंदर क्या दिक्कत है, हर चीज का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। भारत में आप ये देखिए, केवल एक स्कूल ऐसी चीज जगह है जहां स्कूल के विज्ञापन को पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों से लोगों को दर्शाना पड़ता है। मैं एक बार जा रहा था सड़क के ऊपर साहब,
वहां पर हमने देखा एक बोर्ड लगा हुआ नई स्कूल का, उसमें एक बच्चा पानी में तैरता हुआ दिखा रहे हैं, एक बच्चा शूटिंग करता हुआ दिखा रहे हैं, एक बच्चा घोड़े पे बैठा हुआ दिखा रहे हैं, एक बच्चा टेबल पे स्नूकर खेलता हुआ दिखा रहे हैं। फुल्ली इक्विप्ड स्कूल, मल्टी फैसिलिटेटेड, 100% सेंट्रलाइज एसी, घुड़सवारी, पोलो, दुनिया भर की चीजें, थिएटर। अरे भाई, अगर मैं आपको एक अजीब सा एग्जांपल दूं, अगर आप कभी किसी स्विमिंग पूल पे जाए जहां तरह तरह की राइड्स होती है, किसी वाटर पार्क जाए, तो क्या वो विज्ञापन इस तरह से करता है कि वाटर पार्क की राइड्स तो नहीं लगाता, वो दिखता है हमारे यहाँ स्विमिंग करने आइए और 2 घंटे हम मैथ्स फ्री पढ़ाएंगे आपको, या 2 घंटे साइंस भी पढ़ाएंगे हम आपको, या आपका 4 घंटे होमवर्क कराएंगे। नहीं ना, वो अपनी चीज का विज्ञापन करते हैं कि हम इसमें स्पेशलाइज्ड हैं, यहाँ इस चीज के लिए आइए। राइट, स्कूल अपनी चीज को छोड़ के, पढ़ाई को हटा करके उन चीजों का विज्ञापन करते जो स्कूल में सिर्फ 1 घंटे के लिए होती है। राइट, मेरा ये मानना है कि इन चीजों की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए आपके यहाँ साइंस कैसे पढ़ाई जाती है, आपके यहाँ हिस्ट्री कैसे पढ़ाई जाती है, उसकी विशेषता बताइए कि हमारे यहाँ हिस्ट्री अमेजिंग हिस्ट्री है, हमारे यहाँ साइंस क्रेजी साइंस है, हमारे यहाँ ज्योग्राफी अनयूजुअल ज्योग्राफी है, हमारे यहाँ पॉलिटी वर्थ नोइंग है, बच्चों को बहुत मजा आता है इसके अंदर, हमारा फैकल्टी ऐसी है, हमारे एग्जाम्पल्स ही ऐसे हैं, हम उसके अंदर प्रैक्टिकल करवाते हैं, हमारा बच्चा खुद फील करता है एमएलए की तरह, हम प्रैक्टिकल फीलिंग देते हैं, विजुअलाइजेशन करवाते हैं, हमारे यहाँ इकोनॉमी इंटरेस्टिंग है, हमारे यहाँ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग है। लाइफ में एडजेक्टिव दीजिए सब्जेक्ट को, उन सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को सब्जेक्ट को जीना सिखाइए, बच्चों तक उस ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, एंथुसियाज्म का, उस कॉन्फिडेंस का, और बच्चों को बताइए कि जिंदगी में क्या काम आएंगे ये सब्जेक्ट। तब वो बच्चा डिसाइड कर पाएगा कि इन सब्जेक्ट से मुझे कुछ करना है नहीं करना है आगे। सिर्फ उन्हें एक बच्चा टीचर के पास जाता है कि टीचर मैं ये सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहा हूं, तो आंसर मिलता है ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है इसलिए। अब तो खत्म ही हो गया ना मामला ही। जब ये एग्जाम तक ही इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब अल्टीमेट डिसीजन ही एग्जाम हो गया। मैं एक बात पूछता हूँ, आप कार खरीदते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए खरीदते हैं, कार चलाने के लिए खरीदते हैं? हम कार चलाने के लिए खरीदते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस प्रशासनिक आवश्यकता है। आज ड्राइविंग लाइसेंस अगर नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से तब भी कार चलाएंगे हम। मान लो सरकार ने लाइसेंस देना बंद कर दिया तो कार बिकना थोड़ी बंद हो जाएगी, या इंसान कार चलाना सीखना थोड़ी बंद कर देगा। कार चलाना सीखना हमारी आवश्यकता है, ड्राइविंग लाइसेंस प्रशासनिक आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से एग्जाम और मार्कशीट एक प्रशासनिक आवश्यकता है, लेकिन ज्ञान और कौशल हमारी आवश्यकता होना चाहिए। और ये कारण होना चाहिए, हिंदुस्तान के सभी बच्चे, भगवान की दया से इस धरती पर पैदा होने वाले बच्चे दूसरे मुल्कों के बच्चे से ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा एडेप्टेशन वाले होते हैं, ज्यादा कॉम्पिटेबल होते हैं, ज्यादा मल्टीपल संस्कृति को उसका समावेश किए हुए होते हैं। उनमें वैरायटी ऑफ नॉलेज होती है, वैरायटी ऑफ टैलेंट होता है, बहुत वर्सेटाइल होता है। इसलिए अधिकतर बड़ी बड़ी कंपनियां जो विदेशों में चल रही हैं उनमें टॉप ब्रास और टॉप मैनेजमेंट में भारतीय बच्चे आपको दिखाई देंगे। आप देख लीजिए, गूगल का सीईओ जो है वो भारतीय बच्चा है, सुंदरम पिचाई, है कि नहीं? सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, ये वहां उठा लिए गए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सारा कौशल यहाँ काम आ सकता है, और वो तब हो सकता है जब ज्ञानम मनुष्य तृतीयम नेत्रम के साथ साथ इस बात को भी समझा जाए कि ज्ञानम भारः क्रिया विना। दोनों बातें नीति शतक में है। अगर ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है तो ज्ञान क्रिया के बिना एक भार भी बन जाता है। तो क्रिया में बदलना होगा, यानी कि टीचिंग को ट्रेनिंग में बदलना होगा, तो नॉलेज को स्किल में बदलना आ जाएगा। और ऐसा हो गया तो भारत में आपको एक भी बेरोजगार दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रोजगार मिलता है कौशल को। बस इतना सा सूत्र है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमारे दर्शकों को। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे यह है कि हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली में ऐसी क्या कमी है जिसमें हमारा युवा वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा अपने जीवन में सिर्फ स्ट्रगल ही करता रह जाता है? ऐसी क्या कमी है जो आपने बताया कि 5? हाँ, तो कौशल जी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। देखिए क्या है साहब, भारत का सिलेबस बना लॉर्ड मैकॉले ने। लॉर्ड मैकॉले ने जब भारत की व्यवस्था को देखा, उससे पहले कौशल युग, स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से ही एजुकेशन सिलेबस हुआ करता था। लॉर्ड मैकॉले से पहले बच्चों को जो भारत में पढ़ाया जाता था उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण होती थी, भारतीय संस्कृति, उनका धर्म और ऐसी विशेषताएं जिससे वो बच्चा बड़ा होने के बाद कोई ना कोई रोजगार हासिल कर सके, वो अपनी आजीविका जी सके। जैसे पहले आश्रम व्यवस्था थी, चाहे वो किसी भी, भारत में हर धर्म के लोग रहते थे, पर लॉर्ड मैकॉले के आने से पहले शिक्षा का जो मेजर फोकस था वो था संस्कृति, धर्म और कौशल, इन 3 बातों पर। लॉर्ड मैकॉले ने इनमें से सारी चीजें हटा करके केवल जनरल नॉलेज को एक तरह से सिलेबस की तरह तैयार कर दिया, क्योंकि उस वक्त सिविल सर्विस के एग्जाम स्टार्ट हुए थे। उन्हें सर्विसमैन चाहिए थे, एक तो लीडर यानी कि ऑफिसर्स, और एक बाबू, यानी कि बाबू आपको बता दूं मैं, इंग्लिश वर्ड है, जो क्लरिकल जॉब के लिए होते थे। तो उनको उनका एक
कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक जनरल नॉलेज को सिलेबस बना दिया। और इंग्लिश को बेटर बनाने के लिए कि इंग्लिश और ब्रिटिश का जो लिविंग स्टाइल है, उनकी जो कल्चर है वो इंडियन से बेटर है, क्योंकि तभी तो बाकी की पीढ़ी जो इंडिया की वो एक्सेप्ट करेगी। और आज तो यही हुआ है, आज मैक्सिमम जगह पे इंग्लिश कल्चर आ गया। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना ही अल्टीमेट एजुकेशन माना जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा का पूरा एक तरह से नींव की तरह रखा गया था, जो आज अपने आप में बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। तो आइए समझते हैं, लॉर्ड मैकाले की पद्धति ने गवर्नमेंट एम्प्लॉय उन्हें चाहिए थे, उसके हिसाब से सिलेबस बनाया और वही सिलेबस आज तक कैरी हुआ है। तो आज तक भारतीय एजुकेशन के अंदर जो सिलेबस चल रहा है उसको आप ढंग से देख लीजिए। 4th क्लास से 12th क्लास का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, वही सिलेबस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के जीके में आता है। आप चेक करके देख लीजिए, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट पे चले जाइए कि अगर आपको आईएएस बनना है तो वो खुद कहेंगे कि आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, बचपन वाली, है कि नहीं। तो वही सिलेबस है, वही जीके यानी जनरल नॉलेज, जीएस यानी जनरल स्टडीज और जीए यानी जनरल अवेयरनेस, इसी का पूरा सिलेबस है कंप्लीट। तो इस सिलेबस से क्या बनेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो स्कूली शिक्षा तो पूरी तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाने के हिसाब से बनी हुई है। अब बाकी 3 बातें यानी प्राइवेट एम्प्लॉय या प्राइवेट जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस, इसके हिसाब से सिलेबस में भी कुछ है ही नहीं। एक बच्चे को ये पता है कि मैं पढ़ाई करके आईएएस कैसे बन सकता हूँ, पटवारी कैसे बन सकता हूँ, इंस्पेक्टर कैसे बन सकता हूँ, टीचर कैसे बन सकता हूँ, मैं एसएसटी कैसे कर सकता हूँ, मैं एसएससी के एग्जाम कैसे दे सकता हूँ, बैंक में बाबू कैसे बन सकता हूँ, एग्जीक्यूटिव कैसे बन सकता हूँ। लेकिन एक बच्चे को ये पता ही नहीं है कि मैं धीरूभाई अंबानी या टाटा की तरह बिजनेसमैन कैसे बन सकता हूँ इसी सिलेबस से। किसी बच्चे को ये नहीं बताया गया आज तक इसी सिलेबस से वो अपनी विशेषताओं पे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैसे बन सकता है, या किसी कंपनी का सीईओ बनना है। अगर एक बच्चा टीचर से पूछ ले कि सत्या नडेला या सुंदरम पिचाई की तरह इतने हाईएस्ट पैकेज पर सीईओ कैसे बनते हैं, तो स्कूल एजुकेशन के पास में क्या जवाब है इसका, राइट। तो इन बातों का जवाब तो उसे अलग ही ढूंढना पड़ता है जब वो बड़ा होकर स्ट्रगल में जाता है कहीं और। इसीलिए भारत में बाद में फिर एमबीए जैसी चीजें आई। एमबीए आज से 25 साल पहले कहां था, आप देखिए आपके हमारे टाइम में तो एमबीए होता ही नहीं था, सीए चलता था उस टाइम पे, सीए का नाम आता था, है ना, सीए डॉक्टर इंजीनियर। एमबीए अलग से बाद में आया जिन लोगों को प्राइवेट जॉब करनी है या बिजनेस करना है। लेकिन एमबीए भी पूरी तरह से आज फेल हुआ ये कॉन्सेप्ट भी, क्योंकि अगेन जैसे वो सिस्टम का पार्ट बना एजुकेशन का, वो फिर से मार्कशीट ओरिएंटेड हो गया और लोगों को लगा कि बस एमबीए की डिग्री ले लो, जबकि एमबीए एक प्रैक्टिकल कोर्स है। तो आइए मैं समझाता हूं क्या करना चाहिए इसके अंदर। देखिए, एक बच्चे की जिंदगी में पहले गोल सेटिंग करनी चाहिए। गोल सेटिंग का मतलब, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करोगे तो आईएएस की सोचिए, जो भी टॉप मोस्ट जॉब है उसकी सोचिए, क्योंकि बचपन से तैयारी कर रहे हो तो टॉप की करो ना। देखिए बाकी जॉब तो फिर आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी सोच समझ और समय के हिसाब से फिर आप अपनी जरूरतों के हिसाब से जो नियरेस्ट जॉब आपको मिल रही है वो पकड़ने की कोशिश करते हो, जो गवर्नमेंट निकाल रही है उसको लाने की कोशिश करते हो। लेकिन सोच तो बनाइए, हर साल होते हैं उसके एग्जाम। तो सोच यानी कि गवर्नमेंट जॉब करो तो आईएएस की तैयारी करो, उसके हिसाब से चलो। प्राइवेट जॉब करो तो सीईओ बनो किसी कंपनी का। बिजनेस करो तो अंबानी, टाटा या बिरला की तरह करो, वो एक्यूमेंट डेवलप करो। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बनो तो सचिन तेंदुलकर की तरह बनो, लता मंगेशकर की तरह बनो, अमिताभ बच्चन की तरह बनो। देखिए कौशल जी, स्ट्रगल, संघर्ष और कंपटीशन, प्रतियोगिता, ये प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, संघर्ष तो हर फील्ड में होगा। ऐसा नहीं है कि किसी फील्ड में नहीं होगा। संघर्ष में सबसे आगे रहने का या सबसे आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो आपकी शिक्षा की जिम्मेदारी बनता है। शिक्षा उस लेवल की कौशल, उस लेवल का बुद्धिमत्ता आपको देनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये है कि आइदर यू बी द बेटर ऑफ द बेस्ट और यू बी द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आज किसी भी फील्ड में आपको जाना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे एक फ्रेंड है जिनका बच्चा बहुत अच्छा गाता था। ऐसा गाता कि मैंने कभी सुना नहीं कि कोई बच्चा इतना अच्छा गा सकता है। तो मैंने रेकमेंड किया इसको जूनियर इंडियन आइडल में क्यों नहीं भेजते आप। उनको भी बड़ा घमंड हो गया कि अरे यार पूरे शहर में मेरा बच्चा सबसे अच्छा गाता है, जहां जाता है अवार्ड मिलता है, मेरे बच्चे का फ्यूचर तो ब्राइट है, ये तो बिल्कुल अरिजीत सिंह बन जाएगा, ये तो बिल्कुल सोनू निगम बन जाएगा। लेकिन जब उनको लगा कि उनका बच्चा अच्छा गाता है और पहली बार इंडियन आइडल के ऑडिशन में पहुंचे, तब उनका फोन आया कि विनोद जी मैं तो सोच रहा था कि मेरा ये बच्चा अच्छा गाता है, यहाँ तो 1000 बच्चों की लाइन लगी हुई, सारे अच्छा गाते हैं, उनमें सबसे आगे आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये तो है ही, आइदर यू बी द बेटर ऑफ द बेस्ट और यू बी द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यही तरीका है सफलता का। बट ये नींव, ये बात बचपन से समझानी चाहिए बच्चे को, और उसकी तैयारी इन चारों में से किसी न किसी की होनी चाहिए, उसके इंटरेस्ट पे होनी चाहिए। ये इंटरेस्ट बच्चे का थोड़ा बड़ा होने के बाद 12 से 15 साल की उम्र पता चल जाता है, उसे हॉबीज या इंटरेस्ट कहते हैं। तो बच्चे की बेसिक एजुकेशन और उसकी उद्देश्य, बेसिक एजुकेशन चाहिए उसकी समझदारी के लिए, और उद्देश्य, लक्ष्य ये चाहिए उसको जीवन में किस फील्ड में आगे बढ़ना है, और शुरू से वही तैयारी करे ताकि बाद में स्ट्रगल ना हो। मैं आपको बताता हूं, भारत में एक आईएएस ऑफिसर थे,
उनका वो नाम आया था कि गौरव गोयल, जो कि भारत में यंगेस्ट आईएएस के अंदर उनका नाम आया। अभी भी एक और इंसान का नाम आया था आईएएस के अंदर, वो भी यंगेस्ट थे। गौरव गोयल कोटा के भी कलेक्टर रहे हैं, अजमेर के भी कलेक्टर रहे हैं। तो मैंने पता किया, मैंने पूछा इस तरह के लोग, प्रतिवेदन दर्पण एक किताब आती है जिसके अंदर ऐसे लोगों के इंटरव्यूज भी आते हैं, तो मैंने पता किया कि भाई ये लोग पढ़ाई पूरी करते आईएएस कैसे बन गए, वो भी टॉप कर गए। आईएएस बनने को तो एक अलग बात है, उसमें भी टॉप कर लिया, रैंक भी फर्स्ट आ गई, एज भी कम और रैंक भी फर्स्ट, ये कैसे हुआ? तो फिर उसका जवाब ये था कि उनकी तैयारी ग्रेजुएशन के बाद शुरू नहीं हुई। जब आईएएस की एलिजिबिलिटी आई तब उन्होंने तैयारी शुरू नहीं की, तैयारी वो 10th क्लास से ही कर रहे थे, क्योंकि लक्ष्य उसी टाइम क्लियर था उनका कि उनको यही बनना है। तो उन्होंने बचपन से अपनी पढ़ाई को किया ही इस तरह से कि आगे जाके यही पढ़ाई आईएएस बनने में सहायक हो जाए उनकी, और उनका टाइम बच गया। बिल्कुल ऐसे ही बच्चों की गोल सेटिंग 9th क्लास 10th क्लास तक करा करके उसी डायरेक्शन में उनको दिया जाए तो ये बच्चे एसेट्स बन जाएंगे। आप ये देखिए, भारत की इकोनॉमी में कौन सहायक है? इकोनॉमी में बिजनेस सहायक है साहब। भारत की इकोनॉमी में वो लोग सहायक टैक्स पेयर है। भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ाने में वो लोग सहायक हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हाई लेवल का टैक्स पे करते हैं, भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो अकेला जॉब करने वाला इंसान नहीं आएगा, इन 3 लोगों की और जरूरत है। और इसी तरह के माइंडसेट हैं, पर इस तरह का डायरेक्शन नहीं है कि इस दिशा में क्या कैसे आगे बढ़े। आज की शिक्षा को उद्देश्य परक होना चाहिए और इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो 5वां इंसान आपको दिखाई नहीं देगा, बेरोजगार आपको नजर नहीं आएगा। कुछ ना कुछ जरूर कर रहे होंगे। और शिक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि 25 साल खत्म होते ही 26वें साल में इतना लायक तो हो जाना चाहिए इंसान कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपना सपना पूरा कर ले, अपने परिवार और समाज के लिए कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाए और अपने जीवन में आजीविका करने लग जाए। बस सपने तो पूरे करता रहेगा। फिर वो इतना कॉन्फिडेंस आने के बाद में तो वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा। बस यही एक इम्पोर्टेंट बात है जो आज के एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर ये बातें नहीं भी हैं तो तुरंत इन बातों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अब तो बदलाव हो ही रहा है, जब बना ही रहे हो नया तो ऐसा बनाओ कि भारत में सारे ही बच्चे एसेट्स टू द नेशन बने, डेनमार्क की तरह। डेनमार्क दुनिया का सबसे ज्यादा रिचेस्ट कंट्री है, सबसे ज्यादा वहां पर लिटरेसी है, 0% अनएम्प्लॉयमेंट है, 0% पॉवर्टी है, 0% करप्शन है। ये देखिए, किसी देश की मुख्य समस्या वहां है ही नहीं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है शुरुआत से ही शिक्षा एक सुदृढ़, सफल, समझदार मस्तिष्क बनाने के लिए उस पर आधारित करके, उस शिक्षा को उस पर केंद्रित करके उधर मार्गदर्शन किया जाता है। इसलिए वहां उस जगह से जो भी निकलते हैं वो सब एसेट्स बनते हैं। तो ये उद्देश्य भारत का भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद शर्मा जी, आपका। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है हमारे दर्शकों को, जो कहीं ना कहीं हम जो इसको प्रोग्राम देख रहे हैं, चाहे वो हमारे युवा वर्ग हैं, चाहे वो हमारे शिक्षण संस्थान है, या वो लोग हैं जो पॉलिसी बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जरूर मार्गदर्शन मिलेगा और कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा। आज की जो हमारे टॉपिक है भारतीय शिक्षा और बेरोजगारी। आप इस कार्यक्रम में बने रहे और आपने अपना कीमती समय हमारे इस प्रोग्राम को दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।